Hello everyone, welcome to online platform of Agarwal classes and I am नेहा मौर्य। आज हम फास्ट रिवीजन में पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स और कंटिन्यू करेंगे कि आगे की भी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये फास्ट रिवीजन है, तो इसमें चीज़ें हम बहुत ही सुपर फास्टली पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और चीज़ों को ऊपर ऊपर से हम देखेंगे। ओके, तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, एम्फीबियंस वैसे तो रहते हैं लैंड पर उनको रिप्रोडक्शन करने वाटर में जाना पड़ता है। तो सेम ब्रायोफाइट के साथ भी होता है। वैसे तो वो लैंड पर ग्रो होते हैं, लेकिन अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, अगर वाटर ना हो तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ एंड मोस्ट मॉइस्ट शेडेड एरियाज ऑफ द हिल्स। ओके, तो जहाँ पर सनलाइट थोड़ी कम आ रही हो और ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा पानी है, तो वहाँ पर जनरली हमें ब्रायोफाइट दिखेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए अल्टीमेटली उन्हें पानी चाहिए, कॉमन सी बात है। प्लांट बॉडी इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गे। एल्गे में हमने देखा था कि प्लांट बॉडी सिर्फ थैलस है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमें प्लांट बॉडी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देखने मिलेगा। थैलस लाइक एंड प्रोस्टेड और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, लैक ट्रू रूट stem or leaves but may possess root like, leaf like and stem like structures। तो पूरी तरीके से रूट स्टेम लीफ तो नहीं होते, पर रूट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और स्टेम जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ट्रू नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँगी ट्रू स्टेम, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होना चाहिए, बट दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए हम रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस गैमेटोफाइट। देखो, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और उसे हम गैमेट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली गैमेट माइटोसिस करके ही बनेगा। तो मेन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे गैमेट बनने वाला है, सिर्फ माइटोसिस करके ही। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। The female sex organ is called archegonium, is flask shape and produces a single egg. The anthrazoids are released into water where they come in contact with archegonium. Okay, तो देखो, इनको एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ही चाहिए। तो मेल गैमेट से एंथ्राजॉइड्स निकलते हैं और वो आर्चीगोनियम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एग होता है उसे फर्टिलाइज करने के लिए। वो बायफ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिला का मतलब है कि वो स्विमिंग कर सकते हैं, पर स्विम करने के लिए ऑब्वियसली दे नीड वाटर। ओके, एंड एंथ्राजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस: mosses provide food for herbaceous mammals, bird and other animals. Species of sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as a fuel and a packing material for transshipment of living material because of their water holding capacity। देखो, हमेशा हम दो चीज़ पढ़ते हैं, दो तरीके की एक इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। एक होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोलॉजिकल। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस जहाँ से पैसे आ सके और इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस जहाँ से एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है। तो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस में हम ब्रायोफाइट की ये देखते हैं कि पहली बात तो ये फॉडर की तरह यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इन्हें खाते हैं। देन स्फैग्नम जो होता है, जनरली इसको ड्राई करके ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता है, गाँव में आग जलाने के लिए स्फैग्नम यूज़ किया जाता है। एंड देन स्फैग्नम के अंदर जब वो ड्राई नहीं किया जाता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पे लेके जानी है और फ्रेश रखनी है, तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है, उसके साथ उसे पैक किया जाता है, तो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से वो चीज़ें फ्रेश रहती हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस। अब इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। They decompose rock, making the substrate suitable for the growth of higher plant, prevent soil erosion। See, कोई भी लैंड होता है उसमें पहले सबसे पहले छोटे छोटे या बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन पत्थरों से बाद में मिट्टी बनती है। तो पत्थरों से मिट्टी बनने का सफ़र जो होता है वो कौन तय करता है? मॉसेस करते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं वो ग्रो होते हैं रॉक्स के ऊपर, साथ ही साथ लाइकन ऑब्वियसली। तो वो रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं और उनके जो राइजोइड है दे पेनिट्रेट इनसाइड द रॉक एंड दे प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एसिड, जिसकी वजह से रॉक टूट जाता है और टूटने की वजह से सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस टेक्स वेरी मच टाइम, बट ऑब्वियसली इसी तरीके से पत्थर से सॉइल बनता है। ओके, तो ये क्या करते हैं? वहाँ पर सॉइल बनाने का काम करते हैं।
प्लस दूसरी बात ये है कि अगर एक पहाड़ है या फिर एक स्लोपी एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल है, अगर वहाँ पर कोई भी प्लांट बॉडी नहीं है तो बारिश होगी तो पूरा सॉइल नीचे आ जाएगा। लेकिन उस पूरे स्लोपी एरिया पे हम मॉसेस लगा दें या कोई भी ब्रायोफाइट ग्रो कर दे तो उसके राइजोइड सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, एंड जब बारिश होती है तो सॉइल इरोजन नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो ये इनका इकोनॉमिकल नहीं, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होगा, जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है। ठीक है, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो ये ब्रायोफाइट के बारे में था। अब ब्रायोफाइट के दो टाइप है, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो अब हम लिवरवर्ट के बारे में बात करते हैं। लिवरवर्ट्स मतलब जिसने पहली बार देखा होगा वो उनको लिवर के शेप के लगे होंगे, इसलिए इसका नाम लिवरवर्ट पड़ गया है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, ओके, थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रैटम। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब क्या होता है कि थैलस जो है ऊपर और नीचे दोनों से फ्लैटन है, तो थैलस इज वेरी डॉर्सीवेंट्रल मतलब से फ्लैटन थैलस है। द लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, हम बोल सकते हैं दे आर वेरी थिन, एंड कुछ इस तरीके से एक लीफ और ये से दूसरा लीफ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से राइजोइड्स निकले होते हैं। तो अब तक यही कहा है उन्होंने बस। Asexual reproduction take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gymnae. They are green multicellular asexual buds which develop in a small receptacle called gymna cup. Gymnae becomes detached from the parent body and germinate to form a new individual. ये लिवरवर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनके थैलस पे कुछ कप्स आते हैं जिन्हें गिम्मा कप्स कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पे कप्स देख सकते हैं जिन्हें गिम्मा कप्स कहा जाता है, और इन गिम्मे कप्स के अंदर गिम्मेज होते हैं जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। कुछ तरह से बर्ड होता है जिसे हम कह सकते हैं एसेक्सुअल बर्ड और गिम्मे। और गिम्मे तुम इस इमेज में बहुत क्लियरली देख सकते हो। देखो ये गिम्मे कप्स हैं, इसको हम डार्क कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी दीज आर गिम्मे कप, यहाँ पर तो ये गिम्मे कप्स हैं, और इन कप के अंदर जो बर्ड है वो गिम्मे है जिनकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ओके, आगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. The sporophyte is differentiated into food seta and capsule. After reproduction या sexual fertilization स्पोरोफाइट बनेगा जो डिप्लॉयड होगा, और वो जो स्पोरोफाइट है उसको हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अगेन तो जो कैप्सूल है उसके अंदर मियोसिस होगी और आफ्टर मियोसिस कुछ स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो वापस से फ्री लिविंग हम बना सकते हैं वापस से न्यू आपके लिवरवर्ट्स या न्यू ब्रायोफाइट। ठीक, तो यहाँ पर डायग्राम में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 2 डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में यहाँ पर लिखा है कि आर्चिगोनियो 4 और यहाँ पर लिखा है एंथ्रीडियो 4। तो ऑब्वियसली ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस इज मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में गिम्मा कप भी है, ओके, राइजोइड्स हैं, और एक आर्चिगोनियो 4 है। आर्चिगोनियो 4 के अंदर आर्चिगोनिया है, और ये आर्चिगोनियो 4 है, दिस इज आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के अंदर एग होंगे। ये एंथ्रीडियो 4 है, एंथ्रीडियो 4 के ऊपर एंथ्रीडिया होगा और एंथ्रीडिया में मेल गैमेट होंगे। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज मेल गैमेटोफाइट, और नीचे के इमेज में आपको गिम्मे कप्स तो दिखाई दे रहे हैं। तो लिवरवर्ट के बारे में इतना ही है। अब हम चलेंगे मॉसेस। ओके, सी मॉसेस, द गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। फर्स्ट इज प्रोटोनेमा स्टेज विच इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. It is creeping green branch and frequently filamentous stage. Second is leafy stage which is developed from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender, axis bearing spiral arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. This stage bears the sex organ. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो जो मॉसेस होते हैं वो स्पोर से पहले ग्रो होते हैं प्रोटोनेमा में,
फिर प्रोटोनेमा के ऊपर एक बर्ड आता है जिसे हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा कह सकते हैं, जिससे लीफी स्टेज आता है। एंड लीफी स्टेज के ऊपर आपके गैमेट रहेंगे, फिर उन गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन हमारा जो आएगा नेक्स्ट होगा वो स्पोरोफाइट होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो फ्रैगमेंटेशन कर दो, तो 2 फ्रैगमेंट हो गए तो न्यू मॉस आ गया, एंड बडिंग की वजह से भी आ सकता है। In sexual reproduction, sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develop into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. Again, same thing. The sporophyte in mosses is more elaborate than in the liverwort. Okay, obviously तुम यहाँ पे देख रहे हो ये एक मॉस का डायग्राम है, तो मॉस किस तरीके से दिख रहे हैं, और पहले जो हमने देखा था वो लिवरवर्ट्स है, वो थोड़े तो उनसे ज़्यादा एलाबोरेट स्ट्रक्चर तो मॉसेस का ही होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, द मॉसेस हैव एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्शन। अभी मैं आप लोगों को इनका लाइफ साइकिल बताऊंगी। जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब इनके लाइफ साइकिल में ना तो हैप्लॉइड फेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ना तो डिप्लॉइड फेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले एक स्पोर आएगा और स्पोर से कुछ तरीके से लैटरल स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगे जिनको प्रोटोनेमा कहा जाता है। So this is protonema stage। इनमें से एक प्लांट बॉडी को मैं मेल कंसिडर कर ले, तो ये मेल और ये फीमेल है, और ये दोनों प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये गैमेटोफाइट हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, एंड दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ये दोनों हैप्लॉइड हैं। ओके, देन इसके ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज बर्ड, जिसे सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी कह सकते हैं, और इस बर्ड से ऊपर जो स्टेजेस आते हैं उन्हें लीफी स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से एक स्टेज आएगा जो लीफी स्टेज कहलाएगा। दिस इज लीफी स्टेज। यहाँ तक सारी चीज़ें हैप्लॉइड है, सब माइटोसिस से बना है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कुछ कप लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम आर्चिगोनिया कह सकते हैं। तो दिस इज आर्चिगोनिया, एंड मेल गैमेटोफाइट के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जो कहलाएगा एग, तो एक एग होगा सिंगल सा, और एंथ्रीडिया के अंदर बहुत सारे मेल गैमेट होंगे जो विद द हेल्प ऑफ वाटर, ऑब्वियसली बायोफ्लैजेलेटेड होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर वो स्विम करके जाएंगे एग के पास, और वो जब स्विम करके एग के पास जाते हैं ये एग कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये जाइगोट यहाँ पर ही नहीं रुकेगा, इसमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगी और माइटोसिस से एक स्पोरोफाइट बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक स्पोरोफाइट डेवलप होता है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अटैच टू द लीफी स्टेज। फिर आर्चिगोनिया वाला स्टेज चला जाएगा, फिर हम ये स्टेज हटा सकते हैं। डायरेक्ट फिर जाइगोट से आपका क्या आ रहा है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है, तो आर्चिगोनिया वाला स्टेज चला जाएगा, फिर जाइगोट से ये पूरा स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट के स्टेजेस होते हैं, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इस स्टेज को कहा जाता है फूट, इसे कहा जाता है कैप्सूल, और कैप्सूल और फूट को जो कनेक्ट करेगा उसे हम कह सकते हैं सीटा। तो दिस पार्ट इज सीटा। अब कैप्सूल के अंदर बहुत ज़्यादा मियोसिस होगी, और मियोसिस से यहाँ पर स्पोर बनेंगे, और ऑब्वियसली ये स्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड। स्पोर क्या होता है, न्यूक्लियस एंड थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, तो इस तरीके से स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर बने आफ्टर मियोसिस। तो दीज स्पोर्स आर
हैप्लॉइड। अब कैप्सूल एक बार मैच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाता है और जो स्पोर्स है वो हवा में लिबरेट हो जाता है। तो ये जो स्पोर्स है ये हवा में लिबरेट हो जाएंगे और इन स्पोर्स से वापस से एक न्यू थैलस ग्रो होगा। तो या तो वो फीमेल थैलस होगा या वो मेल थैलस होगा। तो दिस इज़ सिंपली देयर लाइफ साइकिल। और ये लाइफ साइकिल जो कहलाता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो फूडसिटा कैप्सूल, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्पोरोफाइट, दैट मीन्स डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत देर तक डोमिनेंट होता है और वो जो नीचे तुम प्रोटेनेमा, लीफी और बर्ड स्टेज देख रहे हो वो भी बहुत डोमिनेंट होता है। तो दोनों स्टेजेस डोमिनेंट हैं, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये था ब्रायोफाइट, बहुत इजी था। इसी तरीके से अगर तुम्हें और भी आगे के कंसेप्ट क्लियर करना है या फिर फास्ट रिवाइज करना है तो हमारे वीडियोस देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी टेरिडोफाइट के बारे में। थैंक यू।